नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि विद्या स्थानानि जो हमारा पाठ चल रहा था उसका अनुवाद भाग 2 आज हम करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं? तो तैयार हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मित्रों तक जरूर पहुंचा दें। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग विद्या के स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी मेरी एक बात सूचना जरूर सुने। वो बात सूचना हमारी क्या है, ध्यान रखना। बात और सूचना दो शब्द में बोल रहा हूं। बात का मतलब होता है जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुनिएगा। सूचना क्या रहेगी कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से आप संपर्क करिएगा। संपर्क सूत्र जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखें, आगे चलते हैं। कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रिक भास्वती द्वितीयो भागा विद्या स्थानानि अनुवाद भाग 2। आप लोग यहां पर एक चित्रांकन देख रहे होंगे। देखिए, ऋषियों के द्वारा वांग्मय की शिक्षा देते हुए यहां पर एक चित्र बना हुआ है। अर्थात हमारी प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी वह शिक्षा इसी प्रकार से दी जाती थी। वांग्मय साहित्य के बारे में, वेदों के बारे में जब ज्ञान दिया जाता था तो वहां पर लिखने आदि के लिए पत्ते होते थे और हमारे यहाँ पर जो वो चलता था ना, फूलों के पराग से लेकर के और मयूर पंख की कलम के द्वारा लिखा जाता था। तो इस प्रकार से पाठशालाएं लगती थी, गुरुकुल आदि चलते थे। ध्यान रखना, ये भी हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। ध्यान रखें। इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर के पैराग्राफ पर चल रहे हैं। अनुवाद भाग 2 हमारा चल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें? तत्र। क्या लिखा हुआ है? तत्र। तत्र वर्णानाम। क्या लिखा है? तत्र वर्णानाम स्थान करण प्रत्नादि भी निष्पत्ति निर्णयनी शिक्षा नाना शाखा धीतानाम मंत्राणाम विनियोजकम सूत्रम कल्पः सा च यजुर्विद्या शब्दानाम अन्वाख्यानम व्याकरणम निर्वचनम निरुक्तम छंदसाम प्रतिपादयित्री छंदो विचिति ग्रह गणितम ज्योतिषम पौरुषेयम तो पुराणम आन्वीक्षिकी मीमांसा स्मृति तंत्रम इति चत्वारि शास्त्राणि तत्र वेदाख्यानोप निबंधन प्रायम पुराणम अष्टादशधा। पाठ कर लिया, पढ़ लिया। आपने पढ़ा? सही बोलना, बिल्कुल सही। अगर आपने पढ़ा है तो मुझे थम्स अप के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि पढ़ना हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। कोई शब्द ऐसा तो नहीं जो हम पढ़ नहीं पा रहे और उसका फिर हम कोशिश करते हैं कि उसकी संधि बन जाए, फिर उसकी हम कोशिश करते हैं कि उसका समास बन जाए, फिर हम उसमें ढूंढते हैं कि प्रत्यय भी बन जाए। तो भैया ऐसे कैसे होगा? नहीं हो सकता। पहले तो सबसे पहले उच्चारण, जो पद लिखा हुआ है, जो शब्द लिखा हुआ है, उसका उच्चारण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पढ़िएगा जरूर। जब मैं उच्चारण करता हूं तो आप भी साथ में उच्चारण करें, तो ये बहुत आनंददायक होता है। और संस्कृत तो हमारे उच्चारण जितने अशुद्ध दोष होते हैं उनको दूर करती है और शुद्ध उच्चारण का समावेश करती है। तो ध्यान रखना, इससे आपकी हिंदी की भी उच्चारण क्षमता बढ़ जाएगी। संस्कृत में बहुत सोच विचार करके जिह्वा का हमारा क्या होता है? आकलन होता है। तो ध्यान रखना, इससे हमारे बहुत सारे उच्चारण सही भी होते हैं। ठीक, तत्र माने वहां, वर्णानाम माने वर्णों के, स्थानम माने स्थान को, करण प्रत्न आदि भी, प्रत्न आदि के द्वारा। अच्छा, आपने कभी जब व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का ज्ञान लिया तब आपने देखा है कि प्रत्न कितने होते हैं? तो यत्नो द्विधा। लघु सिद्धांत कौमुदी में, अर्थात जो वर्ण वरदराज जी के द्वारा रचित है, अष्टाध्यायी हमारी पाणिनि जी के द्वारा, उसी का हमारा ये छोटा रूप है जो हम लोग पढ़ते हैं। वरदराज जी के द्वारा रचित हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी है। उसमें लिखा हुआ है कि यत्नो द्विधा। यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्यश्च। आभ्यंतर प्रत्नश्च पंचधा। आभ्यंतर प्रत्न 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्पृष्टि, ईसत स्पृष्टि, ईसत विव्रत, विव्रत समृत, भेदात। ये हमारे 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रत्न बतलाए गए हैं। ठीक, और वाह्य प्रत्न 11 प्रकार के। वाह्य प्रत्नश्च तो एकादशधा। वाह्य प्रत्न हमारे 11 प्रकार के बतलाए।
कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरिश्च इति। इस प्रकार से हमारे प्रत्न दो प्रकार के बतलाए हैं। प्रत्न का मतलब होता है कोशिश करना। यत्न धातु से प्रत्न बनता है, उपसर्ग से, उपसर्ग लग जाने से प्रत्न बनता है। आपने प्रत्न से आप लोगों ने प्रत्याहार वगैरह देखे होंगे, पढ़े होंगे। जब आप लोग 11th 12th तक आ गए हैं संस्कृत पढ़ के, तो इतना तो आपको जानकारी होगी ही, ठीक। क्योंकि 6th क्लास 7th क्लास के स्टैंडर्ड पे हम लोग पढ़ाते हैं प्रत्याहार और प्रत्न आदि। लघु सिद्धांत का जैसे वर्णों का ज्ञान करना, आप लोगों ने देखा होगा, जो हम लोग वो तुल्यास प्रथनम सावर्णम जो सूत्र हमारा दिया हुआ है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको तो धीरे धीरे सारी चीजें बताते जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रत्न की बात आई है, प्रत्न आदि भी, तो मैंने प्रत्न के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ी सी चर्चा की है कि ये हमारे प्रत्न है। अच्छा, आप लोग देखते हैं कि अल्पप्राण महाप्राण आपने पढ़े होंगे, तो इसमें ये भी दिया हुआ है कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्पप्राण, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलस्य महाप्राण, ठीक। तो ये हमारे वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। वर्गों के दूसरे चौथे महाप्राण होते हैं। ऐसे होते हैं हमारे हसा संबारा नादा घोषास और खरो विवारा श्वासा अगोखास। ये हमारे बहुत सारे ऐसे प्रत्न होते हैं, तो उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्रत्न में उन्होंने यही वर्णन किया है कौन कौन से वर्ण प्रत्न के अंतर्गत आते हैं। तो आदि भी लिखा हुआ है, तो तृतीया का बहुवचन मतलब प्रत्न आदि के द्वारा, ठीक। जब हम वर्णों के स्थान आदि को क्या कर देते हैं? प्रत्न आदि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसकी निष्पत्ति की निर्णयिनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वही हमारी शिक्षा कहलाती है। जब हम वर्णों के स्थान के बारे में जान लेते हैं, वर्णों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? शिक्षा बन जाता है। हम शिक्षित होने लगते हैं। जब हमें प्रत्येक वर्ण के बारे में जानकारी मिलने लगती है, तो हम शिक्षित कहलाने लगते हैं। यही हमारा वेद का प्रथम अंग है, जिसे शिक्षा कहा गया है। ध्यान रखना, शिक्षा का मतलब यही होता है कि व्यक्ति जब क्या है, निरक्षर से अक्षर की ओर, ज्ञान अक्षर की ओर जाता है, साक्षर की ओर जाता है, तो वह शिक्षा कहलाती है। जब बच्चा जन्म लेता है, फिर इसके बाद जब वह पढ़ना शुरू करता है, 1-2 साल बाद के बाद जब उसको थोड़ा सा वो बोलने लगता है, तब वो पढ़ने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ शब्द बोलने की कोशिश करता है। उन शब्दों का ज्ञान ही वह शिक्षा कहलाती है। ध्यान रखना। फिर इसके बाद नाना शाखा अधितानी अधितानाम मंत्राणाम विनियोजकम सूत्रम कल्पम। नाना प्रकार की शाखाओं से, अनेक प्रकार की शाखाओं से, शाखाएं का मतलब पेड़ों की शाखाएं नहीं, ग्रंथों की, ग्रंथों से, एक ग्रंथ से दूसरा ग्रंथ, दूसरे ग्रंथ से तीसरा ग्रंथ आधार मान करके बनाया जाए, उन्हीं ग्रंथों की शाखाओं से आधारित मंत्रों का जो विनियोजक सूत्र होता है, उसे हम कल्प कहते हैं। अच्छा, कल्प जानते हैं क्या होता है? कल्प जानते हैं? कल्प का मतलब होता है, ब्रह्मा जी का एक जो कल्प होता है वह 1000 युगों के बराबर होता है, एक कल्प। ध्यान रखना, सा चा यजुर्विद्या, और जो यजुर्विद्या होती है शब्दानाम अनवाक्यम व्याकरणम, अर्थात जब हम शब्दों के एक एक शब्द पर, जैसे आपको मैंने बताया कि मंत्राणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, तब इसका ज्ञान आपको कहां से हुआ? ये व्याकरणम से हुआ है। किससे हुआ? व्याकरणम से। तत्र मतलब वहां होता है, तत्र माने, ठीक है ना, यत्र तत्र, तत्र माने वहां होता है, तो ये क्या है? अव्यय है। तो ये कहां से पता चला? व्याकरण से हुआ। ये शब्द अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है, कौन सा शब्द है, कौन सी विभक्ति का है, ये हमें व्याकरण से पता चलता है। इसीलिए कि वेदानाम मुखम स्मृतम व्याकरणम, वेदों का मुख कहा गया है व्याकरण को। व्याकरण से हमें शुद्ध परिमार्जित परिनिष्ठित शब्दावली का पता चलता है। यह हमारी व्याकरण है। फिर इसके बाद निर्वचनम निरुक्तम, जो निर्वचन होते हैं वह निरुक्त कहलाता है। और छंद साम प्रतिपादयित्री छंदो विचिति, अर्थात जो छंद आदि का प्रतिपादन करता है, छंद लयबद्ध तरीके से जो हमें गायन के माध्यम से श्लोकों को पढ़ाया जाता है, वो भी वेद का एक ही अंग होता है, जिसे हम छंद कहते हैं। ठीक। फिर इसके बाद ग्रह गणितम, ग्रह गणितम अर्थात जो ग्रह आदि की दशाओं के बारे में बताता है, ग्रह आदि का गणित बताता है, उसे हम ज्योतिष कहते हैं। क्योंकि जो हमारे ग्रह होते हैं, नवग्रह आपने सुने होंगे, ठीक, और जो ग्रहों की गति होती है, वो कौन सी गति में, कौन सी राशि में कब जाते हैं, वो हमें ज्योतिष बतलाता है।
उनका प्रभाव क्या होता है, ये ज्योतिष बताता है। कब वो समय, कितने समय, वह कौन से चरण में कहां जाता है, उसका क्या प्रभाव होता है, वो ज्योतिष हमें यहां पर क्या करता है, सुनिश्चित करता है। फिर पौरुषेयम तु पुराणम, और पौरुषेय क्या है, पौरुषेय अर्थात लौकिक रूप से जिन ग्रंथों की रचना की गई है, जो किसी पुरुष के द्वारा रचित की गई हो, ऐसे उसे हम कहा है पुराण। पुराण आदि जो हमारे 18 पुराण है ना, अष्टादश पुराणेषु, तो 18 जो हमारी पुराण हैं उनको पौरुषेय कहा गया है। अनवीक्षिकी, मीमांसा, स्मृति तंत्रम, ये भी हमारे ग्रंथों के नाम है। फिर इसके बाद चत्वारि शास्त्राणि, ये हमारे 4 पुराण, अनवीक्षिकी, मीमांसा, स्मृति, ये हमारे 4 शास्त्र बतलाए गए, ठीक। और फिर इसके बाद तत्र वेद आख्यान उपनिबंध प्राय, और वेद आदि का क्या करना, आख्यान कर देना, निबंधन कर देना, प्राय पुराण अष्टादशधा, और इस प्रकार से प्राय हमारे 18 पुराण होते हैं, ठीक। यहां पर छंद साम द्वितीय विभक्ति, ठीक, ध्यान रखना। यहां पर देखें चत्वारि बहुवचनांत रूप, शास्त्राणि बहुवचनांत रूप लिखा हुआ है, वेद प्लस आख्यान, तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि, यहां आख्यान, और उपनिबंध, तो यहां आपकी गुण संधि। पुराणम अलग हो जाएगा, अष्टादश अलग हो जाएगा, व्यंजन संधि। ध्यान रखना, बहुत सारी चीज अभी मिलेंगी आपको, संधिया भी मिलेंगी। प्रत्न आदि भी, यहां दीर्घ संधि, तृतीया का बहुवचन, वर्णानाम षष्ठी का बहुवचन, तो ऐसे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी इसमें व्याकरणात्मक रूप से, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखें, उन्होंने कहा है कि किसी के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? जब उन्होंने शिक्षा आदि के बारे में बताया, तब उन्होंने बताया है कि देखिए, उन्होंने कहा यदाहु, यदाहु मतलब किसी के द्वारा कहा गया कि सर्गा प्रतिसंहारा, किसी के द्वारा कहा गया कि सर्गा प्रतिसंहारा कल्पो मनवंतराणि वंश विधि जगतो यत्र निबंधम तद्विज्ञेयं पुराणमिति। ऐसा किसी के द्वारा कहा गया कि प्रतिसंहार करना, सर्ग करना, सृजन करना, और कल्प ब्रह्मा का, देखना ब्रह्मा के 1000 युगों, एक कल्प जो होता है ब्रह्मा का, वो कितना, 1000 युगों के बराबर। और मनवंतराणि अर्थात जो मनवंतर होता है, वह मनु, राजा मनु के एक समय, एक काल को उन्होंने उस वंश विधि के वर्णन को, एक वंशावली को मनवंतर माना है। फिर क्या, जगता, जगत में, यत्र माने यहां, ठीक है ना, निबंधम बोले निबद्ध है, तद विज्ञेयम जो जानते हैं उसे तत्पुराणमिति, इसे हम पुराण कहते हैं, ठीक है। सर्ग माने सृष्टि करना, प्रतिसंहार माने संहार करना, समझ में आ गया। अन्वय देखिएगा, जगता सर्गः प्रतिसंहारा, कल्पः मनवंतराणि, और वंश विधि यत्र निबद्धो तत्पुराणम इति विज्ञेयम, तब हमें पुराण के बारे में जानना चाहिए। मनवंतराणि में भी बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, ध्यान रखना। शब्दार्थ देखें, निष्पत्ति शब्द दिया हुआ है, पहला शब्द दिया हुआ है निष्पत्ति माने उत्पत्ति का, निष्पत्ति का मतलब उत्पत्ति का, और निर्णयिनी का मतलब होता है निर्णय करने वाली, निर्णयिनी का मतलब निर्णय करने वाली, नाना का मतलब होता है अनेक, अधीता नाम का मतलब होता है पठित या पढ़े हुए का, पढ़े हुए का। विनियोजकम मतलब होता है उपयोग बताने वाला, उपयोग बताने वाला। सूत्रम का मतलब होता है सूत्र ग्रंथ, सूत्रम का मतलब सूत्र ग्रंथ हो। अनवाख्यानम प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा शब्दार्थ ज्ञान, शब्दों का ज्ञान कर लेना प्रकृति प्रत्यय विभागों के द्वारा। फिर इसके बाद निर्वचनम शब्द दिया हुआ है, मतलब व्युत्पत्ति, और प्रतिपादयित्री का मतलब होता है प्रतिपादन करने वाली, प्रतिपादन करने वाली। आख्यानम का मतलब होता है कथन, और उपनिबंधन का मतलब होता है संग्रह, उपनिबंधन का मतलब संग्रह। अष्टादशधा मतलब जो संख्या में 18 है, अष्टादशधा जो संख्या में 18 है। यदाहु माने जैसा कि कहा गया है, सर्गः माने सृष्टि करना, सृजन करना, निर्माण करना, सर्गः।
प्रतिसंहार का मतलब होता है संहार करना और कल्प का मतलब होता है कल्प ब्रह्मा का 1 दिन या 1000 युग बराबर। मनवंतराणी माने 1 मनु का काल, राजा मनु शतरूपा का देखा ना। जगता माने संसार की, निबद्धम माने निबद्ध और विज्ञ माने समझना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए। अनुवाद देखें, अनुवाद में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा कि उनमें वर्णों के स्थान, करण और प्रत्न आदि के द्वारा उत्पत्ति का निर्णय करने वाली शिक्षा है। विभिन्न शाखाओं में पठित मंत्रों का उपयोग बताने वाला सूत्र ग्रंथ कल्प है और वही यजुर्विद्या है। शब्दों का प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा शब्दार्थ ज्ञान व्याख्या व्याकरण कहलाता है। निर्वचन मतलब व्युत्पत्ति निरुक्त है और छंदों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र छंद शास्त्र है। ग्रहों के गणित से संबंधित ज्योतिष है और पौरुषीय लौकिक तो पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति, ये 4 शास्त्र है। क्या है ये? 4 शास्त्र बतलाए गए। चले आगे देखिएगा, आगे क्या दिया है। इसके बाद दिया है उनमें वेदों के कथन का संग्रह, उनमें वेदों के कथन का संग्रह प्रायः पुराण है जो संख्या में 18 है जैसा कि कहा गया है। जो संख्या में क्या है? 18 है जैसा कि कहा गया है। अब यहां नीचे कहा गया, जैसा क्या कहा गया है कि संसार की सृष्टि, संहार, कल्प ब्रह्मा का 1 दिन या 1000 युग बराबर होता है। मनवंतर 1 मनु का काल, वंश विधि जिसमें निबद्ध हो उसे पुराण समझना चाहिए। एक पुराण मतलब जिसमें राजा मनु जैसे 1 का काल, पूरी वंश विधि का वर्णन कर दिया जाए, वो पुराण समझना चाहिए। चलिए यहां हम संधियों पर चर्चा करेंगे। संधियों को ध्यान से देखिएगा। संधियों में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है प्रत्न आदि भी। तो प्रत्न प्लस आदि भी, प्रत्न प्लस आदि भी, प्रयत्न प्लस आदि भी, प्रत्न प्लस आदि भी। तो यहां से आपने आ ले लिया और यहां से आपने बड़ा आ ले लिया, दोनों को मिलाया बड़ा आ, मतलब यहां दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? यहां दीर्घ संधि। आकाश वर्णे दीर्घा से यहां दीर्घ संधि हो जाएगी और दोनों को मिलाएंगे तो आपको क्या करना है? इस आ की मात्रा इसमें लगा देना है, यहां से आ चला जाएगा, फिर दिभी शब्द यहां आप जोड़ देंगे, बन जाएगा प्रत्नादिभी। पूरे पद में देखा जाए तो तृतीया विभक्ति जैसे रमा भी वैसे प्रत्नादिभी। तृतीया का ध्यान रखना, यहां तृतीया का बहुवचन। नाना शाखा अधीता नाम, ठीक। तो नाना शाखा प्लस अधीता नाम, तो यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। नाना शाखा प्लस अधीता नाम, अधीता नाम दिया हुआ है। इसका बड़ा आ और इसका आ, दोनों को मिलाएंगे बड़ा आ, फिर वही प्रक्रिया रहेगी। आ को यहां से हटा देंगे, धीता नाम इसमें जोड़ देंगे, धीता नाम बन जाएगा नाना शाखा धीता नाम। तो यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि आकाश वर्ण दीर्घा सूत्र लग जाएगा। फिर इसके बाद यजुर्विद्या, यजुः प्लस विद्या। तो यहाँ विसर्ग देखिए रा दिया हुआ है, रा का कुछ नहीं करना, ऊर्ध्व गमन हो जाएगा तो यहाँ रा चला जाएगा और सीधे मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी आप लगा सकते हैं, यहाँ विसर्ग करके और विसर्ग के स्थान पर फिर रा करें, रा को आप ऊर्ध्व गमन कर दें। शब्दानाम अन्वाख्याम आख्यानम, तो शब्दानाम प्लस अन्वाख्यानम, अनु प्लस आख्यानम। तो यहाँ पर 2 संधि हो सकती हैं। पहले तो यहाँ आप सीधे व्यंजन संधि करेंगे तो ये आपका पद मिल जाएगा। फिर इसके बाद अन्वाख्यानम लिखा हुआ है ना, तो अनु प्लस आख्यानम ऐसे भी कर सकते हैं, अनु प्लस आख्यानम, आख्यानम, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी आपकी देखिए आ और ना में से आप जब ऊ को निकाल लोगे तो यहाँ यण संधि बन जाएगी, आख्यानम। ध्यान रखना, ऊ के स्थान पर वा बन जाएगा आपका और पद बनेगा अन वा प्लस आख्यानम, आख्यानम। ये पद आपको यहां से
करना है। जब इसको वर्ण सम्मेलन कृते करेंगे तो अन्वाख्यानम ऐसे आपका पद बन जाएगा। यहां आपकी एको यणचि सूत्र लग के यण संधि बन जाएगी तो यहां अन्वाख्यानम आपका पद आ जाएगा। ध्यान रखना, तो यहां आपकी यण संधि भी हो सकती है और यहां हल संधि, दोनों एक साथ संधियां हो सकती हैं। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, दोनों संधियां एक साथ यहां हम कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखें। इसके बाद हमारा दिया हुआ है वेदाख्यान उपनिबंधन प्राय, वेद प्लस आख्यान। वेद प्लस आख्यान दिया है तो पहले यहां देख लो, दीर्घ संधि। वेद प्लस आख्यान दिया हुआ है, आख्यान, वेद प्लस आख्यान, तो इसका आ ले लीजिए और आख्यान का आ ले लीजिए, दोनों को मिलाइए तो बड़ा आ बनेगा, तो बनेगा आपका वेदाख्यान। वेदाख्यान ये पद बन जाएगा। फिर इसके बाद उपनिबंध प्राय, उपनिबंध प्राय ये पद दिया हुआ है। ठीक, तो यहां से आपने आ ले लिया और उपनिबंध का उ ले लिया, तो आ के बाद उ आने पर ओ बनता है, लेकिन कौन सी संधि में? गुण संधि में। कौन सी संधि में बनेगा? गुण संधि में। ध्यान रखोगे, जब गुण संधि में ये बन जाएगा तो आपको ओ की मात्रा यहां लगा देना है और पद बनेगा आपका वेदाख्यानो, और उपनिबंध में से उ निकल गया तो निबंध प्राय, ये पद आपका यहां आ जाएगा, बन जाएगा वेदाख्यान उपनिबंध प्राय हो जाएगा। चलिए यहां पर आपका ये क्या हो गया? गुण संधि बन जाएगी। ये गुण संधि और यहां आपकी गुण संधि, यहां दीर्घ संधि, यहां गुण संधि, दोनों संधियां यहां पर हो जाएंगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है पुराणम अष्टादशधा, तो पुराणम अलग हो जाएगा, अष्टादशधा इसमें आपको ज्यादा नहीं करना है, सीधे इसको मिला दो। इसमें मिलाओगे तो आपका यहां क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि, वो व्यंजन संधि, सीधे सीधे आ मिल जाएगा, तो मां पूरा हो जाएगा और पद बन जाएगा पुराणम अष्टादशधा। ठीक, फिर इसके बाद यदाहु, तो यत प्लस आहु, आहु शब्द यहां बोलने के लिए आया हुआ है। ठीक, यत में यहां ता वर्ग के स्थान पर दा हो जाएगा, ता वर्ग के स्थान पर दा हो जाएगा और यदाहु यहां बन जाएगा, तो यहां जसत्व संधि बनेगी। आप सीधे यहां व्यंजन संधि भी बता सकते हैं, अगर वो पूछता है तो आप यहां जसत्व संधि भी बताएंगे। तो ता वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन करेगा, आ इसमें मिल जाएगा, यदाहु पद बन जाएगा। ठीक, ध्यान रखना जैसे यहां दिया हुआ है। फिर इसके बाद तद विज्ञेयम, तत् प्लस विज्ञेयम, तत् प्लस विज्ञेयम, तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि यहां दा दिया हुआ है। क्या दिया है? दा, तो यहां पर आपको ता के स्थान पर दा कर देना है और विज्ञेयम यहां जुड़ जाएगा ऐसे, विज्ञेयम, तत् प्लस विज्ञेयम बन जाएगा। तो यहां पर भी आपका व्यंजन संधि ही बनेगी। क्या बनेगी? यहां व्यंजन संधि, जो अभी इसके पहले हम लोग करके आए हैं, व्यंजन संधि के अंतर्गत जसत्व संधि, वही इसमें आपकी हो जाएगी। ता वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन कर लेगा। फिर इसके बाद पुराणम इति, तो पुराणम प्लस इति शब्द दिया हुआ है, पुराणम प्लस इति दिया हुआ है, तो आप यहां पर भी पुराणम इति कर देते हैं, सीधा ई इसमें हमारा क्या हो जाएगा? समाहित हो जाएगा, सीधे ई जुड़ेगा तो पुराणम इति पद बन जाएगा। इसके बाद हमारे देखिए इसमें समास दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? इसमें समास दिए हैं। समासों पर चर्चा करते हैं। समासों में क्या दिया है, ध्यान से देखना है। इसमें दिया हुआ, देखिए आपको मैं बता दूं कि समास हर पैराग्राफ में हमारे कुछ समास आ रहे हैं, कुछ संधियां आ रही हैं। इस बात से तो आप लोग क्या है, वाकिफ ही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपकी बात समासों पर आए तो समास में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मूल रूप से समास हमारे 5 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन पाठ्यक्रम के आधार पर हम लोग समासों को कितने प्रकार से पढ़ते हैं? 6 प्रकार से। जब भी कभी आपसे, क्योंकि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं इसलिए आपके लिए दोनों चीज़ें जरूरी है, नहीं तो 6th 7th 8th तक तो केवल 6 ही बताए जाते हैं जो पाठ्यक्रम के आधार पर माने गए हैं, ठीक। लेकिन आप लोग जब 11th 12th में आपने संस्कृत का चयन किया तो आपको गहराई से जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि उत्पत्ति के आधार पर समास 4 होते हैं, लेकिन 4 समासों को कोई पढ़ता नहीं है,
ठीक। फिर इसके बाद जब लघु सिद्धांत कौमुदी और अष्टाध्यायी पाणिनि जी की आई, तब उन्होंने समासों की कितनी संख्या बतलाई? 5। इसीलिए अष्टाध्यायी में और लघु सिद्धांत कौमुदी में यह कहा गया है कि समासाश्च पंचधा। समास 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 1 मिनट की क्षणिक मात्र में आप लोग उनको देख लेंगे। सबसे पहला समास तो उन्होंने दिया हुआ है क्या? अव्ययी भाव समास। अब पहले की अभी गणना नहीं बता रहा हूं, मैं केवल बता रहा हूं कि 4 समास कौन कौन से जो आप लोग जानते हैं, जो उत्पत्ति के आधार पर थे। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ठीक। फिर इसके बाद तत्पुरुषः, तत्पुरुषः, ठीक। फिर इसके बाद द्वंद्वः, फिर इसके बाद बहुव्रीहि, 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 ठीक। ये समास आपके 4 समास है। लेकिन जब इसमें पाणिनि जी के द्वारा एक समास और यहां जोड़ा गया, जो था केवल समास, केवल समासः। ये समास हमारे 5 हैं, आपके उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए हुए हैं, ठीक। ध्यान रखना। तो ये हमारे समास जो थे ये 5 थे, इसीलिए उन्होंने कहा है कि समासाश्च पंचधा। ध्यान रखना। अब इन समासों को फिर इसके बाद जो 6 समास हुए, तो यहां से केवल जो पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, केवल समास के बहुत सारे उदाहरण ऐसे थे जो अव्ययी भाव में मैच करते थे, तो उनको अव्ययी भाव समास में समाहित कर दिया और हम लोगों ने केवल समास को पढ़ना यहां से क्या कर दिया था? पाठ्यक्रम के आधार पर बंद कर दिया, ठीक। तो यहाँ ये पाठ्यक्रम में चला जाता है जब हम लोग 6th 7th 8th पढ़ते हैं ना, और 9th 10th में इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, ठीक। फिर तत्पुरुष के 2 भेद निकलते हैं, विशेषण विशेष बहुलम कर्मधारया। तत्पुरुष का एक भेद निकलता है जिसका नाम था कर्मधारय। क्या था? कर्मधारय। अब यहां से हमारे समास देखो 4 के बाद 1 5 फिर हो गए। फिर कर्मधारय का भी एक भेद निकलता है जिसे हम इसी भी विशेषण विशेष मतलब संख्यावाची, संख्यावाची विशेषण, तो द्विगु समास। तो ये हमारे समास इस प्रकार से 6 हो जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप ध्यान रखना कि तत्पुरुष के 2 भेद हमारे माने गए हैं, कर्मधारय और द्विगु। ये समास आपको ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से समास नहीं है, लेकिन तत्पुरुष के भेद हैं। लेकिन पाठ्यक्रम में फिर इनको जोड़ा गया, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। इस प्रकार से हमारे समास फिर 6 हो जाते हैं, ठीक। तो आपको मैंने यहाँ इसलिए बता दिया है कि समास हम लोग हर जगह पढ़ रहे हैं, तो समास की संख्या अगर आपसे वो पूछता है पाठ्यक्रम के आधार पर, तब आपको 6 ही बतानी है, ठीक। और कभी आता है कि लघु सिद्धांत के आधार पर या अष्टाध्यायी के आधार पर समास कितने हैं, तब आपको बताना है कितने? 5। समासाश्च पंचधा। क्योंकि आप लोगों के में प्रश्न आ सकते हैं, थोड़ा कठिन प्रश्न भी आ सकते हैं, और सरल प्रश्न तो कोई संभावना की बात ही नहीं है, वो तो आएंगे, और सारे ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आराम से। चलिए, तो इन पर मैं समासों पर चर्चा कर रहा था। देखें यहां दिया हुआ है प्रतिपादयित्री, पहला दिया हुआ है क्या? प्रतिपादयित्री। इसमें आप देख रहे होंगे प्रतिपादनम कर्तृ बहुव्रीहि समास, अर्थात जो प्रतिपादन करता है, जो प्रतिपादन की वेला तक पहुंचता है, उसे प्रतिपाद कर्तृ अर्थात तीसरे अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास। जो किसी अन्य पद की प्रधानता को दर्शा दिया जाए, वो हमारा बहुव्रीहि समास में आ जाता है। अष्टादशधा, अष्टादश मतलब 18। अब यहां पर देखें, जैसे अगर बात करें इसमें पुराण शब्द जुड़ा होता तो ये भी बहुव्रीहि समास में पहुंच जाता, पुराण शब्द इसमें जुड़ा होता तो ये भी बहुव्रीहि में पहुंच जाता। लेकिन मैंने यहां द्वंद्व क्यों दिया? क्योंकि इसके लिए आपको मैं बता दूं कि उभय पद संख्यावाची हो तो द्वंद्व समास में जाता है हमारा उदाहरण। उभय पद संख्यावाची मतलब दोनों पदों में, यहां अष्ट संख्या आ रही, यहां 10 संख्या आ रही, तो दोनों पद हो गए ना, और दोनों पदों में अगर संख्यावाची हो तो द्वंद्व समास होता है। कैसे? जैसे मैं बता दूं कि 1 से लेकर के, मतलब कहां से? 11 से लेकर के हमारी 99 और 100 1000 10,000 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, वो हमारी ध्यान रख लेना। कौन कौन सी? 39, 40 और 41 को छोड़ करके, 49, 50 और 51 को छोड़ करके, 59, 60, 61 को छोड़ करके, मतलब एक कम और एक ज्यादा और पूर्णांक संख्या को छोड़ करके हमें सारी संख्याएं किस में लगा देना है? किस में लगा देना है? उन संख्याओं को हमें लगा देना है द्वंद्व समास में। ध्यान रखना। फिर इसके बाद अगला हमारा जैसे दिया हुआ है
ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। फिर यहां पर दिया हुआ है आपका, जैसे इसमें मैंने द्वंद्व समास, तो जिसमें उभय पद संख्यावाची हो तो आपको क्या लगा देना है, द्वंद्व समास लगा देना। ठीक, आगे देखें, फिर लिखा हुआ है कल्पः, क्या दिया हुआ है, कल्पः। तो ब्राह्मणः एकम दिनम, ब्राह्मण का एक दिन, अर्थात किसका, ब्रह्मणः, ब्रह्मा, ब्रह्मा का एक कल्प जो होता है, मैंने आपको अभी बताया जस्ट इसके पहले कि एक कल्प ब्रह्मा का जो होता है, जो ब्रह्मा का एक दिन होता है, वो 1000 युगों के बराबर होता है। साधारण नहीं होता कि बोले एक हो गया। और अभी मनवंतर की बात की है मैंने, और मनवंतर का मतलब भी यही होता है कि एक मनु के जीवन काल, उनकी पूरी वंशावली का वर्णन हो जाए, वो एक मनवंतर कहलाता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 युगों के बराबर होता है। अभी मतलब जैसे सतयुग निकल गया, द्वापर निकल गया है, और हमारा त्रेता निकल गया है, अब कलयुग चला भी तो 4 हुए, 1000 युग होंगे जब ब्रह्मा जी का एक कल्प होगा, एक दिन होगा। ध्यान रखना इस बात का। यहां पर ब्रह्मणा एकम दिनम बहुब्रीहि समास, ठीक, तो यहां पर आपका कल्प हो गया। मनवंतराणी, तो यहां पर एकस्य मनो काला, एक मनु के काल को बहुब्रीहि समास, एक पूरे मनु का। अब ये यहां पर मैंने बहुब्रीहि समास क्यों दिया है, ठीक, अगर जैसे इनमें हम उसके आधार पर देखें, विभक्तियों के आधार पर, तो इनमें हम लगा सकते हैं तत्पुरुष समास। लेकिन याद देखना, ये देखना यथार्थ रूप से कि मनवंतर शब्द, कल्प शब्द और जो हमारे प्रतिपाद त्रि शब्द, ये शब्द हमारे हैं, ये किसी अन्य तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। किसकी ओर, किसी अन्य तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। और जब तो इसका अर्थ होता है अन्य पदार्थ प्रधान, जिसमें अन्य पद की प्रधानता दर्शा दी जाए और जिसमें अन्य पदार्थ के बारे में अन्य पद के बारे में बता दिया जाए, वो बहुब्रीहि समास ही होता है। ठीक, अव्ययभाव समास होता है पूर्व पद प्रधान, अव्ययभाव समास होता है पूर्व पद को प्रधान, और द्वंद्व समास जहाँ दोनों पद प्रधान हो, और तत्पुरुष समास प्रायः उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास। द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची हो। और इसके बाद अगर बात करूं मैं, तो जैसे बहुब्रीहि की तो अन्य पद की प्रधानता, कर्मधारय होता है, तो जिसमें रंगवाची विशेषण या कर्म पर आधारित हो उसे कर्मधारय लगा देते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा चौथे नंबर का पैराग्राफ होगा। ध्यान से आपको चौथे नंबर का पैराग्राफ देखना है। ठीक, चौथे नंबर का पैराग्राफ हमारा रहेगा, देखिएगा, लिखा है पुराण प्रभेद अवे ऐतिहासिक, अवे एव इतिहासः इत एके सा च द्विविधा परिक्रिया पुराणा कल्पभ्याम यदाहु। ध्यान रखना, यहां पर उन्होंने क्या कहा है कि पुराण प्रभेद एव इतिहास। ठीक, पुराणों में जो भेद है, पुराणों का जो भेद है वह ही इतिहास है, वह ही इतिहास है। इत एके, इनमें से एक, सा च द्विविधा, ये दोनों एक हैं, और इनमें से क्या है, ये 2 प्रकार के हैं। सबसे पहले तो उन्होंने परिक्रिया बताया है, और दूसरा पूरा कल्पाभ्याम, ठीक, अर्थात पूरा कल्प को जानने वाला। फिर यदाहु, बोले कहा भी गया है, क्या कहा गया है वो आपको देखना है। ठीक, इसमें कहा कि परिक्रिया पूरा कल्प इतिहास गतिर द्विधा, परिक्रिया पुरा कल्प इतिहास गतिर द्विधा, स्यादेक नायिका पूर्वा द्वितीया बहुनायिका, स्यात एक नायिका पूर्वा द्वितीया बहुनायिका। देखें, उन्होंने कहा है कि हमारे जो पुराण के प्रभेद हैं, पुराण के जो भेद हैं वो 2 प्रकार से बतलाए, एक परिक्रिया और एक पुराकल्प। पुराकल्प के लिए उन्होंने कहा है कि परिक्रिया पुराकल्प इतिहास गर्ति द्विविधा, अर्थात परिक्रिया और पुराकल्प इतिहास में भी 2 प्रकार के बतलाए गए हैं। और उसमें परिक्रिया और पुराकल्प क्या होता है, बोले स्यात एक नायका पूर्वा, परिक्रिया जो होती है उसमें एक ही नायक का वर्णन किया जाता है। जैसे रामायण की बात करें, रामायण में एक ही नायक है, वो है श्री राम, नायिका श्री सीता, श्रीमती श्री सीता, माता जानकी सीता,
ठीक, तो उसमें एक नायक और एक नायिका का वर्णन किया गया है, और पूर्वा द्वितीय बहुनायिका, और जिसमें बहुत सारे नायक होते हैं उसको पूरा कल्प, अर्थात जैसे महाभारत में किसी एक व्यक्ति विशेष नायक की बात नहीं की गई, वहां तो सब, वहां अर्जुन की बात करें तो अर्जुन ने भी नायक की भूमिका निभाई है, युधिष्ठिर की बात करें तो युधिष्ठिर ने भी नायक की भूमिका, उधर से देखते हैं तो दुर्योधन भी भूमिका में नायक के रूप में था, और श्री कृष्ण तो अपने नायक के रूप में, भीष्म पितामह का अलग नायक का रोल था। ठीक, तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग प्रकार से बतलाया। जैसे तत्र रामायणम भारतम 14 चा उदाहरणे, जैसे यहां पर रामायण और भारतम महाभारत चा माने और उदाहरण के रूप में दिया गया है। निगम वाक्यानाम न्यायी शास्त्रेण विवेच त्रिमीमांसा, और न्याय शास्त्र के साथ उसका विवेचन मीमांसा में दिया गया है। साचा द्विविधा विधि विवेचनी ब्रह्म निर्देशनी चा, और यह दो प्रकार से विधि विवेचनी और ब्रह्म के निर्देशन में होती है। अष्टादशैव श्रुत्यर्थ स्मरण स्मृतया तानि इमानि 14 विद्या स्थानानि यदुत वेदाश्चत्वारः षडंगानि 4 शास्त्राणि इत्याचार्य। उन्होंने कहा है कि अष्टादश पुराण जो हमारे अष्टादश ही है, जो श्रुत्यर्थ श्रुतियां स्मरण मात्र की और स्मृतियों को नाम रखते हैं। तानी इमानी 14 विद्या स्थान, इनमें से ये हमारी 14 विद्या के स्थानों को बताया गया। कौन कौन से? बोले यदुत वेद 4 वेद, गणना करते जाना, देखे वेदा 4 अर्थात 4 वेद, और इसके बाद 4 शास्त्राणी, और क्या है 4 शास्त्र हैं, तो 8 हो जाते हैं, और षड अंगानी, और वेद के जो 6 अंग होते हैं तो कितने हो जाएंगे आपके? 4 और 4 8 और 6 14, जिसे हम 14 इत्याचार्य, आचार्यों का ऐसा मत, ऐसा मानना है कि आचार्यों के द्वारा ये हमारे क्या है, विद्या के 14 स्थान बतलाए गए हैं। तो यहां पर देखें पुराण प्रभेद, ठीक, एव प्लस इतिहास, तो यहां पर आपकी गुण संधि हो जाएगी, एव प्लस इतिहास। ठीक, तो एव इतिहास, एव प्लस इतिहास, एव इतिहासा, आ प्लस ई दोनों मिलेंगे ए, एव इतिहासा, ए बन जाएगा और मात्रा लग जाएगी, एव इतिहासा इत्येकः, इत्येके, इति प्लस एके, इति प्लस एके, ध्यान रखना। तो यहां पर भी यण संधि हो जाएगी, ई अदाता और या हो जाएगा ई के स्थान पर, एक की मात्रा और के इत्ते के, तो यहां आपकी यण संधि एको यणचि सूत्र से यण संधि हो जाएगी। सा माने वह, चा माने और, द्विधा माने प्रकार, परिक्रिया पुरा कल्पाभ्याम, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति का द्विवचनांत रूप है, दोनों है ना, परिक्रिया और पुराकल्प। ठीक, परिक्रिया पुराकल्प इतिहास गति ही द्विविधा, तो यहां विसर्ग संधि, स्यात प्लस एक नायका, स्यात अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, तो यहां पर आपकी व्यंजन संधि लग जाएगी, वो भी जस्त संधि। इसके बाद पूर्वा द्वितीय बहुनायका, बहुत सारे नायक जिसमें हो, तत्र अव्यय है रामायणम में द्वितीय विभक्ति, भारतम में द्वितीय, और चा उदाहरणे, तो चौदाहरणे। ठीक, तो यहां पर आपकी गुण संधि हो जाएगी, जैसे चा प्लस उदाहरणे, उदाहरणे दिया हुआ है, तो यहां पर चा में से आप आ को ले लेंगे और ऊ को ले लेंगे, तो दोनों मिलेंगे तो ओ बन जाएगा, ओ बनेंगे तो ओ की मात्रा लगेगी चापत चो, और उदाहरणे में से ऊ निकल गया तो दाहरणे, दाहरणे, तो 14 ठीक, तो यहां पर चा उदाहरणे पूरा देखें तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, निगम वाक्या नाम तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। इसके बाद न्यायी, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा है, सहस्त्रेण, 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 तृतीय विभक्ति, हाथों के द्वारा, विवेक त्रि मीमांसा, मीमांसा ग्रंथ है, ध्यान रखना, काव्य मीमांसा पढ़ा है ना आपने राजशेखर जी का। साचा द्विविधा विधि विवेचनी ब्रह्म निर्देशनी, चा माने और, अष्टादश ऐव, तो अष्टादश प्लस एव, तो अष्टादश ऐव, वृद्धि संधि, श्रुति अर्थ स्मरणम, तो श्रुति अर्थ स्मरणात स्मृतया।
ठीक, तो यहाँ पर बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। तानी, तत्ते, तानी, ये भी हमारा बहुवचनांत रूप लगा है। इमानी में भी इमम, इमे, इमानी, तो ये भी बहुवचनांत रूप है। विद्या स्थानानि, यहाँ पर भी बहुवचनांत रूप है। और वेदा चत्वारा षडंगानि, यहाँ पर भी आपका बहुवचनांत रूप है। चत्वारी में बहुवचन। शास्त्रम, शास्त्रे, शास्त्राणि बहुवचनांत रूप है। इति प्लस आचार्य, इत्याचार्य, यह संधि का रूप हो जाएगा। यहाँ अन्वय देखिएगा, अन्वय का मतलब होता है किसी पद्यांश को जब हम व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं और उसका अर्थ सुचारू रूप से निकालते हैं तो अन्वय का प्रयोग करते हैं। इतिहास गति विधा द्विविधा परिक्रिया पुरा कल्प पूर्वा एक नायका द्वितीय बहुनायका स्यात्। चलिए आगे बढ़ेंगे, शब्दार्थों पर चर्चा करें पहले, लेकिन उसके आप 14 जो हमारे विद्या के स्थान बतलाए गए हैं उन पर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। एक नजर डालते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे ये दिया हुआ है विद्या के 14 हमारे जो स्थान है, तो सबसे पहले वेद, फिर वेदांगानी, फिर शास्त्राणी। ठीक, तो इन्होंने दिए हुए हमारे ऋक, यजु, साम, अथर्व, ये हमारे 4 वेद हैं। 4 वेद स्थान हो गए हैं। तीसरे देखें दूसरे में, फिर वेदांगानी, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये हमारे 6 वेदों के अंग बतलाए गए हैं जो विद्या के स्थान हैं। शास्त्राणी में 4 शास्त्र, वैसे 6 शास्त्र ग्रंथन को सब रस, 6 शास्त्रों की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर 4 शास्त्र देखें, पुराण, आन्वीक्षिकी और मीमांसा, स्मृति, तंत्र। ठीक, तो इनमें से उन्होंने 4 लिए हैं और 4 दोनों मिलाकर के 14 विद्या के स्थान यहाँ पर बतलाए हैं। शब्दार्थों को देखें, शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है, एके का मतलब होता है कुछ, और परिक्रिया का मतलब होता है जहां एक नायक से संबंधित कथा वर्णित हो, यथा रामायण, जैसे रामायण। और पुराकल्प का मतलब जहां अनेक नायकों से संबंधित कथा वर्णित हो, उसे हम पुराकल्प या बहुनायकों से संबंधित कहते हैं। आहु माने कहा गया, और स्यात् का मतलब माने होती है, स्यात् का मतलब होती है। और निगम वाक्या नाम वेदों के वाक्यों का, वेदों के वाक्यों का सहस्त्रण माने हजारों प्रकार से, और विवेकित्री माने विवेचन करने वाली, और श्रुत्यर्थ स्मरणात् स्मृतया वेदों के अर्थ का स्मरण कराने वाली। आगे बढ़ेंगे, शब्दार्थ के बाद हम लोग भावार्थ पर चलेंगे। भावार्थ में क्या दिया हुआ है देखिए, पुराणों का ही वेद इतिहास है, पुराणों का ही वेद क्या है, इतिहास है, ऐसा कुछ का मानना है। और वह परिक्रिया और पुराकल्प भेद से 2 प्रकार की है, जैसा कि कहा गया है। क्या कहा गया है कि इतिहास की गति 2 प्रकार की होती है, परिक्रिया और पुराकल्प। इनमें पहली परिक्रिया एक नायक से संबंधित होती है तथा दूसरी पुराकल्प अनेक नायकों से संबंधित होती है। उनमें रामायण और महाभारत उदाहरण के रूप में है, अर्थात एक नायक से संबंधित कथा का वर्णन रामायण में है जिसे परिक्रिया कहते हैं, तथा अनेक नायक से संबंधित कथा का वर्णन महाभारत में उसे पुराकल्प कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पुराकल्प कहते हैं। पुराणों का ही वेद इतिहास है, ऐसा ध्यान रखना। फिर वेदों के वाक्यों का हजारों प्रकार से न्यायों में विवेचन करने की, देखिए वेदों के वाक्यों का हजारों प्रकार से न्यायों से विवेचन करने वाली मीमांसा है। मतलब वेदों के वाक्यों का हजारों प्रकार से वर्णन किया है किसने, मीमांसा ने, और वह 2 प्रकार की है, जैसे विधि का वर्णन करने वाली और ब्रह्म का दर्शन कराने वाली। विधि का वर्णन करने वाली, ठीक, और ब्रह्म का दर्शन भी कराने वाली कौन है, बोले मीमांसा। श्रुति वेदों के अर्थ का स्मरण ज्ञान कराने वाली 18 स्मृतियां हैं। कितनी स्मृतियां हैं जो वेदों के अर्थ को स्मरण कराती हैं, वो कितनी, 18 स्मृतियां हैं। इस प्रकार ये 14 विद्या के स्थान हैं, जैसे कि 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र। ऐसा आचार्यों का मत है, ऐसा आचार्यों का मानना है कि ये विद्या के 6 जो हमारे 14 स्थान होते हैं, यहाँ पर विद्या शिक्षित होने का मूल स्रोत होता है। आगे देखें, विद्या के स्थान जो अभी हम लोग देख करके आए हैं, आप थोड़ा हिंदी में देख लीजिए। यहाँ क्या दिया हुआ है उन्होंने, ऋक का मतलब होता है ऋग्वेद, और यजर का मतलब होता है यजुर्वेद, साम का मतलब सामवेद, अथर्व का मतलब अथर्ववेद। शिक्षा, कल्प ये वेदांग हैं, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष।
पुराण, आन्वीक्षी, मीमांसा और स्मृति तंत्र, इस प्रकार से हमारे चतुर्दश ये स्थान बतलाए गए हैं विद्या के। यहां पर देखें संधि दी हुई है, संधि को ध्यान से देखना है। पहला पद आपका दिया हुआ है संधि में एव इतिहासा। क्या दिया है? एव इतिहासा, एव प्लस इतिहासा। अभी मैंने जस्ट आपको इसके पहले बताया था, तो आप ध्यान से देख लीजिए, वैसा ही है। इसका आ ले लेना है और इसकी ई, और आ के बाद ई आता है तो ए बन जाता है। आप बनाएंगे तो बनेगा एवेति, एवेतिहासा बन जाएगा, एवेतिहासा हो गया। चलिए यहां पर आपका हो जाएगा गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि, और आद गुणः सूत्र हो जाएगा। फिर इसके बाद इत एके, तो इति प्लस एके, इति प्लस एके, ध्यान रखना, इति प्लस एके, तो यहां पर भी आपकी वही गुण यण संधि होगी, ई और ता में से आपने ई को निकाल लेंगे, ई को निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? ई के स्थान पर या कर देंगे। यहां पर आपका ई और ता रहेगा प्लस एके, ठीक। इसमें आप जोड़ेंगे ई तेके, इत्तेके बन गया। यहां यण संधि, एको यणचि सूत्र आपका लग जाएगा और इत्तेके पद आपका बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखें। इसके बाद दिया हुआ है यदाहु, यत प्लस आहु, यत प्लस आहु बराबर यदाहु। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और ता वर्ग अपने ही वर्ग के दा में परिवर्तन करेगा तृतीय वर्ण में। किसमें? तृतीय वर्ण में परिवर्तन करेगा और बनेगा यद। क्या बनेगा? यद। और इसको मिलाएंगे तो बनेगा हमारा क्या? यदाहु, यदाहु बनेगा, ठीक। चलिए तो यहां पर आपका बन जाएगा जसत्व संधि, झलाम जस झस्सी सूत्र लग जाएगा और बन जाएगा यदाहु। इतिहास गर्ति द्विविधा, ठीक। तो इतिहास गति प्लस द्विधा, इतिहास, इतिहास गति ही, इतिहास गति प्लस द्विधा दिया हुआ है। अब विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? केवल रकार करना है, और जैसे ही रकार होगा तो यहां पर बन जाएगा आपका रा और द्विधा, ठीक। अब रकार का आप कर देंगे ऊपर ऊर्ध्वगमन। क्या करेंगे? ऊर्ध्वगमन। इतिहास गतिर, गतिर द्विधा, ऐसे हो जाएगा, इतिहास गतिर द्विधा। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्यात एक नायका, स्यात प्लस एक नायका, स्यात प्लस एक नायका, तो यहां पर भी आपकी जसत्व संधि हो जाएगी, स्यात प्लस एक नायका दिया हुआ है। तो ता वर्ग अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तन करेगा और यहां हो जाएगा आपका स्याद। क्या हो जाएगा? स्याद प्लस एक नायका हो गया। एक की मात्रा इस पर आपकी चलेगी जैसे स्यादे, ठीक, और एक नायका बन जाएगा। यहां पर भी आपकी व्यंजनांत संधि ही होगी। कौन सी व्यंजन? जसत्व संधि। उसमें सूत्र लगेगा आपका झलाम जस झसी। फिर इसके बाद दिया हुआ है, देखिए वही हमारा चा प्लस उदाहरणे, चौदाहरणे, ठीक, चा प्लस उदाहरणे, चा प्लस उदाहरणे। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया है, जब आपको हरणे मतलब जब आपको व्याख्या कर रहा था, तो जल्दी से देख लीजिए इसको। आ और उ मिलकर के ओ बन जाएगा, सीधे सीधे आपका ये 14 हरणे बन जाएगा, हरणे, ठीक, ध्यान रखोगे। चलिए यहां आपकी गुण संधि हो जाएगी। आगे दिया हुआ है अष्टादशैव। क्या दिया है यहां? अष्टादशैव, अष्टादश प्लस एव, अष्टादश प्लस एव, ठीक।
इसमें से आ को ले लिया और इसमें से ए ले लिया। आ के बाद ए आने पर आई बनता है, आ के बाद ए आने पर आई बनता है। ये हमारी वृद्धि संधि कहती है। और वृद्धि राधईच सूत्र लगेगा तो यहां पर आपका बनेगा अष्टादश, अष्टादश और आई की दो मात्राएं और एव में से हुआ बचेगा तो अष्टादशैव। क्या बनेगा यहां? अष्टादशैव। तो यहां आपकी वृद्धि संधि इसमें बन जाएगी। कौन सी बनेगी यहां? वृद्धि संधि। ध्यान रखोगे। चलिए आगे देखें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और दिया हुआ है श्रुत्यर्थ स्मरणात् स्मृतया। देखिए श्रुति प्लस अर्थ स्मरणात् और स्मृतिया, दो जगह से हमारा विभाजित किया गया है। पद इसमें 3 है। तो सबसे पहले हम इन दो पदों को क्या करेंगे? हल करेंगे। तो श्रुति प्लस, देखिए क्या लिखा हुआ है, श्रुति प्लस अर्थ, अर्थ स्मरणात्। ठीक, तो यहां पर आप श्रुति में से ई को निकालेंगे, ती में से, तो श्रुत ई, श्रुत ई प्लस अर्थ, अर्थ स्मरणात्, स्मरणात् दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है? ई के स्थान पर आपको या, मतलब यण संधि यहां पर भी आ जाएगी। एक कोई अड़ची और यण संधि आएगी तो यहां आपका पद बनेगा श्रुत, श्रुत प्लस या प्लस अर्थ स्मरणात्। यहां तक तो पद आपको समझ में आ गया होगा। इसको जब मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका क्या? श्रुत्य, और या आपका आधा है तो आ मिल जाएगा तो यहां पूरा हो जाएगा और था यहां आ जाएगा। अर्थ स्मरणात्, स्मरणात्, श्रुत्य स्मरणात् बन जाएगा। तो यहां पर आपका ये बन गया। अब यहां से आपको क्या करना है? जब इतना बन जाएगा, देखिए यहां श्रुत्यर्थ स्मरणात्, स्मरणात्। अब इसके बाद स्मृतया, स्मृतया दिया हुआ है, ये दिया है। अब यहां पर ता वर्गिक जो ता दिया है, ता के स्थान पर आपको क्या करना है? दा करना। तो दा कैसे करेंगे? श्रुत्यर्थ स्मरणात् की जगह दा हो जाएगा। अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तन। और स्मृत्याह, तो स्मृत्याह में आपको देखो क्या करना है? ता आपका ज्यों का त्यों है और यहाँ पर दा नहीं करना है तो सीधे ता आधा कर दो, सा आधा कर दो और स्मृत्याह सीधे सीधे इसमें मिला दो। इतना परिवर्तन हो जाएगा। उसमें व्यंजन है तो नहीं परिवर्तन हुआ। ठीक, तो श्रुत्यर्थ स्मरणात् स्मृतयाः, ये आपका यहाँ पद बन जाएगा। चलिए आगे देखें। इसमें आपकी यण संधि और व्यंजन संधि दोनों आ गई हैं। यण संधि भी आपकी व्यंजन संधि का ही है रूप, ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर इसके बाद वो यण संधि हमारी दीर्घ स्वर संधि का भेद है और वो हमारी व्यंजन संधि। यदुत, तो यत प्लस उत, तो यदुत यहां पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी उत। तो यहां पर क्या बनेगा आपका? य दा, ता के स्थान पर दा और उ की मात्रा यदुत बन जाएगा, यदुत। तो यहां आपकी जसत्व संधि। फिर इसके बाद षड अंगानी। ठीक, तो षड प्लस अंगानी, तो षडंगानी। देखें, षड प्लस अंगानी, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों मिला देना है। ठीक, तो यहां बन जाएगा षडंगानी। डा को पूरा कर दो भैया, डा, डा पूरा हो जाएगा, षड अंगानी, षडंगानी। ठीक, 6 अंगों की बात की जा रही है। तो यहां पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है इत्याचार्य, इति प्लस आचार्य। तो इसमें से आपको क्या करना है? ई और ता को अलग कर लीजिए, इससे ई को बाहर कर लीजिए और आचार्य पद आपका ज्यों का त्यों रहेगा। आचार्य पद आपका हो गया। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर या आदेश होगा, ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और आचार्य पद आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा। वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो ई आधा ता और या,
इत्य, और आचार्य का बड़ा आ लग जाएगा और चार्य पद इसमें जुड़ जाएगा, इत्याचार्य। तो एको यणचि सूत्र से यहाँ यण संधि लग जाएगी और यहाँ पर आपका बन जाएगा पद इत्याचार्य। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे समासों पर। किस पर चलेंगे? समास पर। समास में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें, परिक्रिया। तो यत्र एक नायकेन संबद्धा कथा वर्णिता, तत्र क्या हो जाएगा? परिक्रिया। अर्थात जहां पर एक ही नायक के संबंध में वर्णित किया जाए, अर्थात परिक्रिया। तो अन्य पद को प्रतीत कर रहा है तो हम यहाँ बहुब्रीहि समास लगा सकते हैं परिक्रिया शब्द में। ठीक, और अगर परि और ये परि उपसर्ग के आधार पर देखा जाए तो प्रा प्रा अप सम अनु औ निश निश दुस दुर बी आंग नी अधि अपि सु उत अभिप्रति एते प्रादय, ये हमारे उपसर्ग हैं संस्कृत के। अगर हम उपसर्ग के आधार पर देखें तो पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लेकिन पहले प्रधानता यहाँ अन्य पद की प्रधानता को दर्शाएगा तो बहुब्रीहि समास को ले जाएंगे हम। अर्थात जहां एक ही नायक के संबंध में वर्णित किया जाए, अर्थात रामायण, रामायण में एक ही नायक है, एक ही नायिका है, इसीलिए यह परिक्रिया। फिर इसके बाद पुराकल्प की बात करते हैं तो यत्र बहुनायक संबंधा कथा वर्णिता, जहां पर बहुत सारे नायकों की बात की जाए। नायक समझते, जो एक मूवी में कई हीरो हो जाएं तो समझ लेना बहुनायक, और एक मूवी में एक ही हीरो हो तो वो क्या हो जाएगा? परिक्रिया। ध्यान रखोगे। चलिए, श्रुत्यर्थ स्मरणात्, ठीक, तो यहां पर भी हमारा बहुब्रीहि समास होगा पुराकल्प में। फिर इसके बाद श्रुति अर्थ स्मरणात् स्मृतया, जो शब्द है वेदा नाम अर्थ स्मारकाः, ठीक, वेदों के अर्थ को जानने के लिए जो स्मृतियां रखी जाती थी, वेदों के बारे में जानने के लिए उसकी स्मृतियों को 18 स्मृतियां जो रखी गई थी वह वेदा नाम अर्थ स्मृतया स्मारकाः। तो इसको भी हम बहुब्रीहि में रख सकते हैं, लेकिन षष्ठी इसमें विभक्ति लगी हुई है तो हम इसमें तत्पुरुष समास भी रख सकते हैं। चलिए आगे देखें। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। ध्यान रखें, हम लोगों ने भाग 2 विद्या स्थानानानि को हमने पूरा कर लिया है और बहुत जल्द हम आगे की क्लास लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। उससे पहले आप लोगों को जो कुछ भी यहाँ पर समझ में आया नहीं है, पहले उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख करके मुझे दीजिए, जिससे उसका समाधान हो सके। और यदि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ध्यान रखें कि जितना हम मित्रों तक शेयर करेंगे उतने मित्र आपके एक साथ जुड़ेंगे और फिर उसमें कमेंट के माध्यम से आपके वाद विवाद होंगे, जिससे कि आपकी प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छे से क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। ध्यान रखें और चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चिंता करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके लिए बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश माध्यम से हो, ठीक है ना, और चाहे आप दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं से भी हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब समझते हैं ना? निःशुल्क शिक्षा, जहां आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है और क्वालिटी कंटेंट के साथ। क्वालिटी कंटेंट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के माध्यम से आपको यहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य करवाया जा रहा है और निसंकोच आप लोग जो कुछ आपकी परेशानियां हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और आपको बिल्कुल भी चिंतित करने की, चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल और केवल पढ़िए। अगर प्लेटफॉर्म पर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचेगी बेल आइकन के माध्यम से ही। ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मैं आपको जाते जाते एक विशेष सूचना और देकर जाता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा क्लास 6 से लेकर के 12 तक, कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के दोनों माध्यमों की बात कर रहा हूं, संपूर्ण विषयों के नोट्स बहुत सुंदर तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। शिक्षकों के मार्गदर्शन में और टीम के परिश्रम से जो नोट्स तैयार हुए हैं वो आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से संपर्क करिए। संपर्क करने की बात कहाँ से आएगी, कहाँ जाएंगे, कैसे हम ढूंढेंगे, तो ज़्यादा नहीं भटकना है। मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है, जिस वीडियो के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स 2 कॉलम ऐसे मिलेंगे, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ से
मिल जाएगी। और आपके जो भी मित्र संबंधी भाई हैं, अगर वो मैग्नेट ब्रेन्स को ढूंढ रहे हैं और नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। फिर भी अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे स्थानों पर भी आप मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ सकते हैं। कहाँ कहाँ, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और इसके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों से जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।